Assalamu alaikum and welcome you all to this lecture series on botany. In today's topic, we will discuss about plasmolysis. What is plasmolysis? It is shrinkage of protoplasm of cell from its cell wall under the influence of hypertonic solution. ये वो कंडीशन है जब सेल श्रिंक करेंगी. किन कंडीशंस में? जब इनको हम उन सॉल्यूशंस में रखेंगे जिनमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बनस्बती इन सेल्स के. तो उस कंडीशन में ये सेल्स एक्सोस्मोसिस दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? एक्सोस्मोसिस. दैट मीन्स विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म. जब विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म होगा तो क्या सेल्स श्रिंक होने स्टार्ट होंगे. तो उस श्रिंकेज ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस. इसमें क्या होता है? साइज ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेंट्रल वैक्यूल बिकम्स रिड्यूस्ड. साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल होगा वो भी श्रिंक हो जाता है. ठीक, जब श्रिंक हो जाएगा तो ओवरऑल सेल का जो साइज है वो क्या श्रिंक होगा या रिड्यूस होगा. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. ये जो हमने बात की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कि ये सॉल्यूशंस क्या है? एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो ये मिक्सचर जब हम अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो वो वहां से बन जाता है सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशंस तीन टाइप्स के होते हैं रिलेटिवली. वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर दो बाइकेट्स ए एंड बी या दो सेल्स ए एंड बी, ए सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में कम है बनस्बत बी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में ज्यादा होगी. ये जो बी सेल है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है बनस्बत ए. तो हम कह सकते हैं ये जो बी सेल है इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपर मीन्स हायर, टोनिसिटी मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूटस. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूटस इसमें ज्यादा है बनस्बत ए सेल. तो हम कह सकते हैं कि ए बी सेल हाइपरटोनिक है. इन कंट्रास्ट ये जो ए सेल है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है बनस्बत बी सेल. तो हम क्या कह सकते हैं? हाइपो मीन्स बिलो, टोनिसिटी मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूटस इसमें कम है बनस्बत बी सेल. तो ये हाइपोटोनिक. थर्ड कंडीशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम दो सेल्स में देखेंगे कि दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है. दैट मीन्स ना एक सेल श्रिंक हो जाएगी ना एक सेल स्वेल हो जाएगी, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी. ऐसी कंडीशन को, ऐसी प्रोसेस को जब दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम होगी तो वी कॉल देम एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दैट मीन्स दे आर एट सेम लेवल. अब ये जो प्लाज्मोलिसिस है, प्लाज्मोलिसिस तीन स्टेजेस में होती है. ठीक, इट ऑकर्स इन 3 स्टेजेस. वन इज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, सेकंड इज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस और ये जो थर्ड वाली है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल प्लाज्मोलिसिस. लेट अस फर्स्ट गिव अ ब्रीफ लुक ऑन इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. ये जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस क्या है? जब आप एक सेल, लिविंग सेल को उस सिस्टम में रखेंगे जिस सिस्टम में सेल से ज्यादा सोल्यूटस होंगे. दैट मीन जो सिस्टम हाइपरटोनिक होगा तो उसमें क्या होगा? ये सेल स्टार्ट करेगी एक्सोस्मोसिस. दैट मीन्स ये स्टार्ट करेगी लूजिंग ऑफ वाटर और विड्रॉवल ऑफ वाटर. इन सेल से मूव करेगा वाटर टू द सराउंडिंग्स जो कंसंट्रेटेड है. जो पहला स्टेप होता है उसमें जैसे ही ये स्टार्ट करेगी सेल क्या वाटर मूवमेंट, तो एट फर्स्ट आपको कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज इस सेल में नहीं दिखेगी. ये श्रिंक हुई या कुछ वैसा कुछ नहीं दिखेगा आपको. माइन्यूटली अगर आप स्टडी करोगे तो स्मॉल चेंजेस नजर आएगी. एट कॉर्नर, सेल के कॉर्नर्स पे थोड़ी सी क्या डिटैचमेंट होगी प्रोटोप्लास्ट की, नथिंग एल्स. दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस. इस फेज पे आपको कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज नजर नहीं आती है सेल में. ठीक, और ये जो स्टेज है इट इज रिवर्सिबल. दैट मीन्स अगर इस स्टेज पे वाटर फिर मॉइस्चर करेंगे इस सेल को, ये रिगेन करेगी अपनी नॉर्मल पोजीशन. दूसरी ही एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. इस पे क्या है? इसमें आपको देखते हैं हम सेल्स की बात करेंगे या और प्लांट की बात करेंगे तो आपको दूर से ही दिखते हैं कि कुछ चेंजेस आई है इसमें. लीव्स सुकड़ने स्टार्ट होते हैं, सेल्स सुकड़ने स्टार्ट होते हैं. सेल्स में सुकड़ना क्या होता है कि सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट टोटली डिटैच हुआ होता है. ठीक, जैसे आप मिडल सेल में देखते हो जो डायग्राम में है, उस सेल में आप देखते हो कि जो बाहर वाला सेल वॉल है उससे ऑल ओवर हर साइड से आपको नजर आता है
कि प्रोटोप्लास्ट डिटैच हुआ है, श्रिंक हुआ है। जब ये स्टेज आपको नजर आएगा जिसपे डिटैचमेंट आपको एविडेंट नजर आएगी, श्रिंकेज आपको एविडेंट नजर आएगी, ठीक, या विल्टिंग नजर आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। और ये इस स्टेज पे भी अगर वाटर मॉइस्चर करेंगे प्लांट को या सेल को करेंगे वाटर मॉइस्चर, ये रिगेन करती है अपनी फंक्शनैलिटी, अपनी फंक्शन वापस रिगेन करती है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस स्टेज इज आल्सो रिवर्सिबल स्टेज और दिस इज रिवर्सिबल चेंज। फाइनली हम बात करेंगे फाइनल प्लाज्मोलिसिस में। इस प्लाज्मोलिसिस इट इज कॉल्ड सीवियर विल्टिंग। जब एक्सट्रीम ड्राट हो, एक्सट्रीम विल्टिंग हो, सुकड़ना हो लीफ का, तो ये क्या ड्राई अप हो जाता है, सेल्स इतनी सुकड़ जाती है कि इसका प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हुआ होता है टू मैक्सिमम लेवल। दैट मीन्स उस लेवल से वापस आना पॉसिबल नहीं होती है। प्रोटोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ होगा, ठीक, तो वहां से रिगेन करना, वापस आना इम्पॉसिबल है। जब वो कंडीशन पहुंचेगी तो वी कॉल इट एज फाइनल प्लाज्मोलिसिस। दैट मीन सीवियर विल्टिंग, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स अपीयर्स। आपको नजर आएगी कि ये सिकुड़े हुए लीव्स आपको ड्रूपिंग, क्या पेंडुलस, गिरे हुए नीचे नजर आएंगे, इंटैक्ट टर्जिड नहीं होते हैं। जब एक्सट्रीम विल्टिंग होगी ये सिकुड़ के नीचे आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम सेल्स। अगर सेल्स की बात करते हैं इन प्लांट सेल्स की, तो उस टाइम क्या होता है, उन सेल्स में जो प्रोटोप्लास्ट है वो टोटली श्रिंक हुआ होता है फ्रॉम सेल वॉल, ठीक, मैक्सिमम लेवल। और ये चेंज जो है इट इज इरिवर्सिबल चेंज, राइट। नाउ हमने बात की प्लाज्मोलिसिस की, इसकी स्टेजेस की बात की कि इसकी इंसिपेंट स्टेज है, एविडेंट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, और ये भी कहा कि इंसिपेंट स्टेज रिवर्सिबल है, एविडेंट स्टेज रिवर्सिबल है, और फाइनल स्टेज पे सेल्स वापस रिगेन अपनी फंक्शनैलिटी नहीं करते हैं। दैट मीन्स पहले दो इंसिपेंट हो या एविडेंट हो, इसमें सेल्स अपनी फंक्शनैलिटी रिगेन कर सकती है या नॉर्मल पोजिशन पे आ सकती है। ये जो रिगेन करना अपनी पोजिशन या नॉर्मल पोजिशन पे सेल्स का आना या प्लांट्स का आना, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लाज्मोलिसिस। दैट मीन्स दो कंसेप्ट है, वन इज प्लाज्मोलिसिस और उसके काउंटर में एक और कंसेप्ट है, एक और फिनोमेना है जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लाज्मोलिसिस। ये जो प्लाज्मोलिसिस है ये क्या है, जब सेल्स को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल्स से पानी बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। इन कंट्रास्ट सेल्स को, जो सिकुड़े हुए सेल्स हो, जो एविडेंट प्लाज्मोलिसिस दिखाते हो, जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस दिखाते हो, उन सेल्स को हम उन सॉल्यूशंस में रखेंगे, उन कंडीशंस में रखेंगे जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। तो वो क्या, वो सेल्स एंडोस्मोसिस दिखाएंगे, वो इंसिपिएंट एविडेंट सेल्स एंडोस्मोसिस दिखाएंगे, जिसकी वजह से श्रंकन स्टेट को कन्वर्ट करके टर्जिड स्टेट में तब्दील किया जाता है, ठीक। दैट मीन्स डिप्लाज्मोलिसिस ऑकर्स व्हेन फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें एंडोस्मोसिस होती है, डिप्लाज्मोलिसिस रिजल्ट ऑफ एंडोस्मोसिस, ठीक। इसमें श्रंकन प्रोटोप्लास्ट स्वेल हो जाता है, क्या होता है, श्रंकन प्रोटोप्लास्ट स्वेल हो जाता है, ठीक। प्लाज्मोलिसिस आपको पता है ये टू सम एक्सटेंट रिवर्सिबल है। अगर एक्सट्रीम प्लाज्मोलिसिस होगी तो ये इरिवर्सिबल चेंज बन जाती है। बट डिप्लाज्मोलिसिस आपको कंटिन्यूसली टर्जिड सेल किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही बाहर से हाइपरटोनिक कंडीशन आएगी, ये वापस किस स्टेज में जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल स्टेज में। दैट इज इट इज रिवर्सिबल इवन आफ्टर इंटरवल्स। दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मोलिसिस एंड डिप्लाज्मोलिसिस। फाइनली वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है नेचर में। ये जो प्लाज्मोलिसिस है इसकी वजह से हम एक चीज पता चला कि ये जो सेल्स है ये इलास्टिक नेचर दिखाते हैं, ये श्रिंक भी हो जाते हैं, ये स्वेल भी हो जाते हैं, ठीक। और साथ साथ हमें ये भी पता चला कि ये जो सेल वॉल है इट इज परमेबल, इट इज परमेबल। परमेबल क्यों है, क्योंकि जब सेल्स को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इधर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। दैट मीन्स ये जो बाउंड्री वॉल है इन सेल्स का इट इज permeable, right? दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज वी कैन मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज अ मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू इनहिबिट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर, जो रेजिस्ट करता है कि जब सेल्स टर्जिड होती है, टर्जिड सेल्स में क्या होती है, एक फोर्स होता है जो बाहर वाले प्योर पानी को अंदर आने नहीं देता है। वो फोर्स जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर होता है उसके लिए कि रेजिस्ट करे बाहर वाले पानी को अंदर आने में, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी वजह से, प्लाज्मोलिसिस से। इट विल बी रफली इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ a solution which will be strong enough to cause
only incipient plasmolysis, right? तीसरी जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस प्लाज्मोलिसिस की, इसकी वजह से हमें पता चलता है वेदर सेल इज लिविंग और डेड। ये जो प्लाज्मोलिसिस हो या डिप्लाज्मोलिसिस हो, ये फिनोमिना श्रिंकिंग हो या स्वेलिंग हो या गेन ऑफ फंक्शनलिटी हो, ये वही सेल्स दिखाएंगे जो लिविंग होगी। तो इसकी बदौलत हमें पता चलता है कि सेल्स लिविंग है या डेड है। इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ह्यूमन पर्पसेस भी, राइट? जैसे हम टेनिस लानस में हम देखते हैं कि ये होनी चाहे ग्रास फ्री, तो जो ग्रास वहाँ है उसको हम ख़त्म करने के लिए अगर हम स्प्रे करेंगे साल्ट का, साल्ट इज कंसनट्रेटेड सोल्यूट, जब सेल्स के बाहर से सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो वाटर सेल से बाहर निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली सेल्स सुकड़ जाएंगे, प्लांट्स विल्ट हो जाएंगे एंड लीड्स टू देयर डेथ। दैट मीन्स लॉन्स साफ हो जाएगी। यही कहता है कि बाय साल्टिंग टेनिस लॉन्स वीड्स कैन बी किल्ड ड्यू टू परमानेंट प्लाज्मोलिसिस एंड कंसिक्वेंट डेथ ऑफ देयर सेल्स। इसको हम यूज कर सकते हैं जब आप देखते हैं बाउंड्री वॉल्स में, हाउस के जो वॉल्स होते हैं, रोड्स में, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ क्रेक्स होते हैं, क्रेक्स में अक्सर देखते हो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं। उन प्लांट्स की वजह से जो इन क्रेक्स को बढ़ाते हैं, वो मिनिमाइज, उनका इफेक्ट मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पे स्प्रे कर सकते हैं साल्ट का, ताकि ये प्लांट्स इन क्रेक्स में ग्रो न करे। जब ये प्लांट्स ग्रो न करेंगे तो क्रेक्स भी नहीं बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लाज्मोलिसिस। दिस वॉज ऑल अबाउट प्लाज्मोलिसिस, इट इज स्टेजेस, and finally we talked about plasmolysis and deplasmolysis and its significance. Thank you and stay safe.